प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका समय यात्रा के एक और पड़ाव में। पिछले भाग में हमने सुमेरियन सभ्यता के भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे को देखा था। आज के भाग में हम मेसोपोटामिया के गणित एवं साहित्यिक विकास को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं हमारा नायक छोटू एक चिंतित मुद्रा में सोया है। तभी कोई उसकी आंखों पर पानी के छींटे मारकर जगाता है। वह आंखें खोलकर देखता है तो वह उसकी दोस्त मूसी होती है। मूसी उसे खिलखिलाकर पूछती है, क्या तुम्हें भी महलों के राक्षसों से डर लगने लगा है जो जंगल में सो रहे हो? छोटू उसे बताता है कि वह रास्ता भूल चुका है, तो मूसी उसे उसके साथ चलने को कहती है। दोनों शहर की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में मूसी उसे पेड़ों की गिनती करके रास्ता याद करना सिखाती है। इस विद्या को देखकर छोटू आश्चर्य से भर जाता है और मूसी से पूछता है कि यह विद्या उसने कहाँ से सीखी। मूसी उसे बताती है कि यह प्राचीन विद्या है जिसे गणना कहते हैं। यह उसे उसके पूर्वजों ने सिखाई है। थोड़ी ही देर में गिनती करते करते दोनों शहर में पहुंच जाते हैं। छोटू मूसी को अपने घर ले जाता है, जहां उसके माँ बाप चिंता में लिप्त अनेक सैनिकों के साथ बैठे होते हैं। छोटू के पहुंचते ही छोटू की माँ उसे गले लगा लेती है। छोटू उसे सारा वृत्तांत बताता है। सब सुनकर छोटू के पिता कहते हैं कि ये लड़की ही मेरे बेटे को फुसलाकर जंगलों में ले गई थी, इसे गिरफ्तार कर लो। यह सुनते ही छोटू बीच में आके बताता है कि वह खुद ही गया था और मूसी की गणना करने की विद्या के कारण ही वापस आ पाया है। इस अनोखी विद्या के बारे में जानकर छोटू के पिता भी अचंभित हो जाते हैं और मूसी से बात करने लगते हैं। सिपाही चले जाते हैं। छोटू की माँ खाने का प्रबंध करने लगती हैं। छोटू के पिता मूसी से बात करके अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं और मूसी से विद्या प्राप्त करने का निवेदन करते हैं। यह सुनकर मूसी उन्हें बताती है कि वह उनकी दादी का अकेला ख्याल रखने वाली है, इसलिए उसे फल बेचना पड़ता है। यह सुनकर छोटू के पिता हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कल से तुम अपने फल हमारे घर पर बेच दिया करो और विद्या अर्जित करने छोटू के साथ जिगराट जाया करो, जिससे मूसी खुश हो जाती है। अब छोटू और मूसी एक साथ विद्या अर्जित करने लगते हैं। वहाँ उनकी शिक्षिका नेहू जीजी को बनाया जाता है। वह उन्हें समाज के स्तरों एवं महत्वों को बताती हैं। वह उन्हें बताती हैं संसार का विकास व्यवस्था एवं उसके स्तरों से ही होता है। जैसे जानवर एक स्तरीय व्यवस्था में रहते हैं। किसी भी जीव की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होती है। वह अपनी स्वतंत्रता से अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस पर छोटू कहता है, यह तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो नेहू जीजी पूछती हैं, तो तुम तब क्या करोगे जब बूढ़े हो जाओगे? क्या भूख और बीमारियों से अल्पायु में ही मर जाओगे? इस पर मूसी बीच में बोलकर कहती है, इसलिए उन्हें उसके कबीले वालों की तरह रहना चाहिए, जिसमें जवान लोग आज़ादी से काम करते हैं एवं बुजुर्गों की देखभाल भी करते हैं। इस पर नेहू जीजी कहती हैं, तुम्हारा कहना सही है मूसी, किंतु तुम तब क्या करोगी जब कोई दूसरे लोग तुम्हारे कबीले को नुकसान पहुंचाने आएंगे, या जंगली जानवरों का हमला होगा, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी? इस पर दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ा सोचकर दोनों एक साथ पूछते हैं, फिर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जीजी? जीजी कहती हैं, यह कोई विज्ञान का नियम नहीं है। लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं और व्यवस्था के स्तर भी बढ़ते जाते हैं। जैसे कि हमारे राज्य में पहले सुरक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति की गई। सैनिकों की संख्या बढ़ने पर उन्हें व्यवस्थित तथा नियंत्रित करने के लिए राजा बनाए गए। इस पर मूसी कहती है, अब तो सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। इस पर जीजी कहती हैं कि समाधान भी समस्या पैदा करते हैं। दोनों हैरानी से पूछते हैं, कैसे? तो नेहू जीजी बताती हैं, इस व्यवस्था में राजा, सैनिक आदि के रूप में ऐसे लोग समाज में आ जाते हैं जिनके खाने, प्रशिक्षण एवं संभालने में बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है और संसाधन श्रम से पैदा होते हैं, किंतु इन लोगों का श्रम में योगदान शून्य होता है। नेहू दीदी उन्हें आगे बताती हैं, इस समस्या से निपटने के दो तरीके होते हैं। एक, गुलामों की संख्या बढ़ाकर अतिरिक्त श्रम लाया जाए।
इस पर मूसी बीच में बात काटती है और कहती है यह तो गलत है। तो नीहू जीजी बताती हैं कि शुरुआत तो ऐसे ही संभव है, किंतु बाद में सुधार किए जा सकते हैं। दोनों पूछते हैं कैसे सुधार, तो वह छोटू की ओर इशारा करते हुए बताती हैं कि जो तुम्हारे पिता करते हैं और आगे तुम दोनों को करना है। जीजी आगे बताती हैं एक अन्य विचार भी है, श्रम को बढ़ाने के स्थान पर लोगों की कार्य कुशलता एवं सुविधाओं को विकसित करके उत्पादन को बढ़ाया जाए। यही कार्य जगराटों में पुजारी एवं विद्वानों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार जीजी दोनों को बताती हैं कि उनकी व्यवस्था त्रिस्तंभीय व्यवस्था है, जिसमें सबसे नीचे गुलाम, मजदूर, सैनिक आदि हैं। सबसे ऊपर राजा, पुजारी आदि हैं, जो नीचे के लोगों को नियंत्रित करते हैं तथा कार्यकुशल बनाने का कार्य करते हैं, तथा इन दोनों के मध्य कार्यकुशल कारीगर तथा व्यापारी आदि आते हैं, जो वस्तुओं को बेचने लायक बनाकर बेचते हैं तथा राज्य के लिए धन अर्जित करते हैं। इस प्रकार छोटू और मूसी नीहू जीजी के साथ विद्या अर्जित करने लगते हैं। इस समय एक और घटना हो रही होती है। उर्क में एक राजा का उदय हो रहा होता है। लोग कहते हैं वह इतना शक्तिशाली है कि शेर को भी अपने हाथों में ऐसे दबोच लेता है जैसे कोई बिल्ली का बच्चा हो। लोग यह भी कहते हैं कि वह अत्यंत क्रूर है। उसके राज्य में यदि कोई कन्या किसी पुरुष से विवाह करना चाहती है तो उसे उससे पहले उस राजा से विवाह करना पड़ता है। इस राजा का नाम होता है गिलगमेश। यह वो समय था जब सैनिक चोर, डाकुओं या जंगली जानवरों से रक्षा के लिए रखे जाते थे। गिलगमेश सर्वप्रथम एक राज्य के सैनिकों को दूसरे राज्य के सैनिकों से लड़वा रहा था, जिसे लोग युद्ध कहकर पुकार रहे थे। लोग कहते हैं उसने जंगल के राजा हीम बाबा को भी मार डाला है और उसके सारे लड़ाकों को अपने साथ मिला लिया है। जंगल का सबसे ताकतवर इंसान इनकुडू भी उसका मित्र है। गिलगमेश दिलगम, उरूक आदि मेसोपोटामिया के सारे राज्यों को जीतता हुआ सुमेर भी आ जाता है। इसकी सेना सुमेर के सैनिकों को खदेड़ती हुई कुछ ही दिनों में राजमहल में पहुंच जाती है और राजा एम्बारगेसी को बंदी बना लेती है। और इसी के साथ गिलगमेश सुमेर तथा सारी मेसोपोटामिया सभ्यता पर अपना आधिपत्य कर लेता है। चूंकि सुमेर एक समृद्ध राज्य था तथा गिलगमेश को भी इतनी बड़ी सेना के पोषण देने के लिए राज्य तथा राज्य के लोगों को सम्मान देना मजबूरी थी, इसलिए वह अपनी क्रूरता यह नहीं दिखा पाता था। किंतु वह धीरे धीरे प्रयासरत था कि किसी तरह से पुरोहितों तथा व्यापारियों का दबदबा कम करके सारे राज्य का नियंत्रण स्वयं के पास ले आए। इसी बीच हमारे नायक नायिका छोटू तथा मूसी भी वयस्क होने लगते हैं, परंतु जहाँ छोटू की रुचि साहित्य में अधिक होती है वहीं मूसी का ध्यान गणित में होता है। खैर, दोनों पढ़ते खेलते बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के साथ ही छोटू क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली विकसित करके अपने राज्य के लिए अनुबंध, संपत्ति, स्वामित्व, विवाह और विरासत सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले दुनिया के पहले संवैधानिक शिलालेखों का निर्माण करता है। वहीं मूसी सेस्मेलियल संख्या प्रणाली को विकसित करके ज्यामिति एवं अंक गणित की नींव रखती है। मूसी पहिए का आविष्कार भी करती है, जिससे व्यापार के लिए माल ढोना तथा गणित से मुद्रा का हिसाब करना बहुत आसान हो जाता है। इन कुशलताओं एवं सामाजिक उत्थान से मेसोपोटामिया सभ्यता अपने स्वर्ण काल में पहुंच जाती है एवं हमारे नायक नायिका छोटू एवं मूसी भी वयस्क हो जाते हैं। छोटू और मूसी की सारे राज्य में बहुत इज्जत होती है, किंतु फिर भी कुछ संकीर्ण विचारों वाले लोग मूसी को अत्यधिक कुंठा से देखते हैं। इसका कारण था मूसी की अप्सराओं सी सुंदरता, देवताओं सी विद्वता और गुलाम कबीले से होना। इसलिए यह लोग अक्सर मूसी के खिलाफ गिलगमेश के कान भरते रहते हैं। इसलिए एक दिन वह जिग्राट में मूसी को देखने आता है और मूसी को अपने साथ उसके महल ले जाता है। जब यह समाचार छोटू को मिलता है तो वह क्रोध से भर जाता है और अपनी तलवार लेकर राजमहल की ओर बढ़ने लगता है। यह सूचना छोटू के पिता को भी मिल जाती है और वह राजमहल की ओर दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि छोटू को डर का मतलब भी नहीं पता और उसका क्रोध बहुत अधिक है। खैर, कुछ ही पलों में छोटू राजमहल पहुंचता है। वहां गिलगमेश शराब के नशे में नृत्य देखने में लिप्त होता है। छोटू वहां पहुंचकर उसे बिना नमस्कार किए कहता है कि वह मूसी को छोड़ दे। इस पर गिलगमेश उसे घूरता हुआ कहता है कि वह ऐसा ना करे तो
इस पर छोटू की आंखें लाल हो जाती हैं और वह अपनी तलवार निकालकर कहता है तो उसे सुमेर छोड़कर उर्क वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यह उसका राज्य है और जन्मभूमि है। यह देखकर गिलगामेश के सारे अंगरक्षक अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तभी छोटू के पिता भी वहां आ जाते हैं। वह गिलगामेश को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि वह बालक की उद्दंडता को क्षमा करें। छोटू से भी क्षमा याचना करने को कहते हैं। इस पर छोटू कहता है कि पहले राजा मूसी को मुक्त करें। इस पर गिलगामेश कहता है कि वह मूसी को बस खजाने का हिसाब करने लाए थे, पर इस उद्दंडता के लिए छोटू को उसका एक काम करना पड़ेगा। इस पर छोटू कहता है जो भी हो पहले वह मूसी को बुलाएं। राजा दासी को इशारा करता है, दासी मूसी को ले आती है। राजा तीनों को आसन ग्रहण करने को कहता है। फिर वह छोटू से कहता है कि वह उसके लिए एक महाकाव्य की रचना करे, जिससे उसकी कीर्ति सारी दुनिया में देवताओं के बराबर हो जाए। छोटू न चाहते हुए भी मूसी की स्वतंत्रता के लिए हाँ करके मूसी को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है। घर आकर छोटू के पिता छोटू और मूसी को बताते हैं कि वह गिलगामेश की आंखों में मूसी के प्रति आकर्षण और तुम्हारे प्रति घृणा साफ देख सकते हैं, इसलिए तुम दोनों जल्दी से काव्य की रचना करके अपने भाई एंकी के पास यूनान चले जाओ। यह सुनकर छोटू और मूसी काव्य की रचना में लग जाते हैं और जल्द ही दुनिया का पहला महाकाव्य गिलगामेश की रचना करते हैं। गिलगामेश, क्या तुम ही हो गिलगामेश? वही गिलगामेश जिसने पर्वत के सिंहों को मारा, जिसने दानव हम बाबा को मौत के घाट उतारा। वही हो ना जिसने स्वर्ग वृषभ को सुलाया? अगर वही हो तो किस वजह पड़ गया मुंह पीला? किस कारण धस गए गाल? शोक हृदय में, चेहरे पर भी लिखा हुआ है, जैसे कोई बटुही जाने कितनी धरती लांग यहाँ आया है। मित्र मेरा, जिस पर उड़ेला प्यार, मानवों की जाति जैसी नियति का हो गया एकदम शिकार। 7 रातें 7 दिन आंसू बहाए, सड़ गया था बदन कीड़े रेंगा किए। घूमता मैं फिर रहा मरुभूमि में मौत से डरकर। चुप रहूं कैसे, क्या सोचकर, जबकि मित्र मेरा प्यारा मिट गया धूल में मिलकर। क्या मुझे भी लेटना होगा ऐसे ही, फिर कभी उठना ना होगा? सिद्धोरी, मुझको बताओ, है कहां वो लोग जिसमें रहा करते अमर? कौन सी है राह उसकी और कौन सी उसकी निशानी? गिलगामेश, वो देखो मल्ला उर्श नाभी ले जाता वो अमर लोक को। पूछो उससे। उर्श नाभी, कौन सी है राह जो अमर लोक जाती है? अगर वो सज्जनोचित, लांग कर सागर पकड़ लूंगा। यदि नहीं तो मरुभूमि को मैं पार कर लूंगा। तैर कर, चल कर कहां तू जाएगा? जिंदगी जो ढूंढता है नहीं पाएगा। देवताओं ने मनुष्य को जब बनाया, मौत को उसके लिए था तब रचाया। हाथ में रखा उन्होंने जिंदगी को। गिलगामेश, उन्हें भी चाहिए कुछ पेट को। खुश रहो, हो रात चाहे दिन, मनाओ मौज तुम हर घड़ी छिन। गीत गाओ, झूम कर नाचो सभी कुछ भूलकर। वस्त्र पहनो नए कोरे जगमगाते प्रीति कर। चल रहा उंगली पकड़कर उसकी तरफ भी ध्यान दो। वो तुम्हारा शिशु, तुम्हारा अंश, उसको मान दो। सहचरी पत्नी तुम्हारी, बाह का बंधन उसे दो। सिर टिका निश्चिंत हो ले, वक्ष का आधार दो। तुम मनुज हो, मनुज का जीवन जियो, है यही कर्तव्य। और प्राचीन मिस्र की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी इस यात्रा को विराम देते हैं। चूंकि गिलगामेश एक महाकाव्य है, तो उसकी कहानी बीच में सुनाना संभव नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट या ईमेल करें, हम उस पर एक अलग एपिसोड बना देंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अगले भाग में देखिए प्राचीन मिस्र की सभ्यता को, और देखिए कि छोटू और मूसी आगे दुनिया को क्या क्या देते हैं। अगर आपको हमारा कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर हमारी कहानी में कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।